हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ बात करेंगे कुछ सब्जेक्टों पर, कुछ बातों पर, और लास्ट में उन बातों को करते हुए हम पहुंचेंगे बिजनेस फैमिली पर। जब आप सफ़र पर निकलते हैं कहीं जाने या पहुंचने के लिए, अपने आप पैदल या अपने साधन से, तो यदि कहीं पर रास्ता खराब आ जाता है, जो कि आ सकता है या हो सकता है, तो आप क्या करते हैं? या फिर कहीं वही मौसम खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? या कहीं पर निर्माण कार्य के चलते रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? या किसी कारण से जिस रास्ते से आप जा रहे होते हैं वह बंद कर दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? क्योंकि यह सब हो सकता है न केवल आपके साथ, किसी के साथ भी जो जो किसी भी रास्ते से कहीं जाना चाहता है या जाएगा, परंतु उसके साथ कभी नहीं हो सकता जो किसी भी रास्ते से कहीं नहीं जाएगा, यह जाना ही नहीं चाहता है। तो आप क्या करेंगे? रास्ता खराब होने पर आप बड़बड़ाएंगे, गाली गलौज करेंगे, अपसेट होंगे, रास्ते से या रास्ता बनाने वाले से भिड़ जाएंगे, या फिर बचकर निकलने का प्रयास करेंगे, या बचकर निकलने की संभावना को खोजेंगे, या उसी खराब रास्ते पर फांद पड़ेंगे, या अपने वाहन को फनाएंगे, बिना यह देखें कि बचकर निकलने का भी रास्ता है या तरीका हो सकता है। हम समझते हैं आप यदि कहीं जाने या पहुंचने के लिए आप निकले हैं, तो आपका जाना या पहुंचना महत्वपूर्ण है, न कि रास्ता या रास्ता कैसा है। हाँ, यदि आप टहलने के लिए निकले हैं तो बेशक आपके लिए रास्ता भी महत्वपूर्ण है, और रास्ता कैसा है यह उससे भी महत्वपूर्ण है। यदि आप टाइम काटने के लिए रास्ते पर निकले हैं, तो आपके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सिवाय टाइम के कि किसी प्रकार यह या इतना टाइम पास हो जाए या कट जाए। इस प्रकार से रोड या रास्ते पर आप 3 उद्देश्यों के लिए निकलते हैं। नंबर 1 कहीं जाने के लिए, नंबर 2 टहलने के लिए, नंबर 3 टाइम काटने के लिए। यही हालत होती है जीवन धारण करने की या जीवन धारण करने के उद्देश्य की। नंबर 1 जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य या मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, इसलिए हमने जीवन को धारण किया है या जी रहे हैं। नंबर 2 एंजॉय करने के लिए, आनंद मौज मस्ती करने के लिए, लाइफ फॉर एंजॉय। नंबर 3 जब लाइफ में कष्ट, परेशानी, दुख आ जाएं तो मर तो नहीं सकते हैं, अब तो इस जीवन को काटना ही है। अब जिनका लक्ष्य या मंजिल है उनका उद्देश्य शीघ्र से शीघ्र अपनी मंजिल या उद्देश्य तक पहुंचना है। ये समस्याओं, कष्टों से भिड़ते नहीं हैं, बल्कि उनसे बचकर निकलने का प्रयास करते हैं। जब रास्ता या तरीका नहीं मिलता है तो उन्हीं कष्टों, मुसीबतों, प्रॉब्लम्स के बीच में से अगले सिरे या किनारे निकलने या पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो यह मानते हैं कि यह टेम्परेरी आगमन है। यदि हम इसे पार कर लेंगे या बचकर निकल जाएंगे, वरना यह हटेगी नहीं, हम इसे हटा नहीं सकते हैं, इसलिए बचकर निकलने में ही भलाई है, बल्कि बचकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। दूसरे जिनका उद्देश्य लाइफ फॉर एंजॉय, वो तो कष्ट, परेशानी, प्रॉब्लम देखकर मातम मनाने लगते हैं। हाय अब क्या होगा, क्योंकि इन्होंने लाइफ को कष्ट, परेशानी, प्रॉब्लम मुक्त मान रखा है। मुक्त मान रखा है। ऊपर वाले ने युक्त माना है, इन्होंने मुक्त माना है। परिणाम इनके लिए ये कष्ट, परेशानी, प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। कारण अब ये आगे तक
नहीं टहल सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जवानी ख़त्म मतलब लाइफ ख़त्म। अब तीसरे, जो दुख कष्ट परेशानी प्रॉब्लम में हैं, जो लाइफ को काट रहे हैं, जिन्होंने प्रॉब्लम में कष्टों में परेशानियों में जीना सीख लिया है, उनके लिए कष्ट परेशानी प्रॉब्लम खड़ी तो करते हैं, जनरेट या क्रिएट तो करते हैं कष्टों परेशानियों को, प्रॉब्लम को, परंतु ये किसी न किसी को ब्लेम देकर आत्मसंतोष प्राप्त कर लेते हैं और उसमें जीने का तरीका, जिंदा रहने का तरीका या टाइम काटने का तरीका या बहाना खोज ही लेते हैं या विकसित ही कर लेते हैं। अब आगे चलकर इनका यही पैटर्न इकोनॉमिक सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाता है। अर्थात नंबर 1, या तो ये अपनी इकोनॉमिक परिसंपत्तियों से उत्पादन करते हैं, उनका प्रोडक्टिव यूज़ या इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे ये एक नए इकोनॉमिक लेवल या स्तर पर पहुंचते हैं, या एक नए इकोनॉमिक लेवल या स्तर पर पहुंचने के लिए ये इकोनॉमिक परिसंपत्तियों का यूज, उपयोग व इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 2, ये अपनी इकोनॉमिक परिसंपत्तियों का या तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परिसंपत्तियों से या तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, या फिर इकोनॉमिक परिसंपत्तियों से मौज करते हैं, ऐश करते हैं। ध्यान दें, स्पेशली हमारे अनुसार आपका यह शरीर एक इकोनॉमिक परिसंपत्ति है। इसे आप चाहे पारिवारिक या सामाजिक या धार्मिक या प्राकृतिक परिसंपत्ति माने, परंतु मेरे अनुसार आपका शरीर आपके लिए एक इकोनॉमिक परिसंपत्ति है। मेरे लिए भी मेरा शरीर एक इकोनॉमिक परिसंपत्ति हो सकता है यदि हम इसका इकोनॉमिक परिसंपत्ति की तरह यूज करें या प्रयोग करें आगे भी करें, यह आगे साबित करेंगे। जब आदमी के पास नंबर 3, जब आदमी के पास न्यूनतम मात्रा में इकोनॉमिक परिसंपत्ति बचती है तो यह सोचता है कि किसी तरह से इससे जीवन कट जाए। तब वह न तो इससे ऐश करता है, न मौज ही, न इन्वेस्ट करता है, न ही इसे बढ़ाने या इससे और पैदा करने के बारे में सोचता है। अब यहाँ पर कष्ट परेशानी समस्याएं 3 रूपों में आती हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक शॉर्टेज के रूप में, नंबर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में, और नंबर 3, इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट के रूप में। अर्थात नंबर 1, इकोनॉमिक परिसंपत्तियों में आंशिक कमी, नंबर 2, 50% या 75% से ज़्यादा कमी इकोनॉमिक परिसंपत्तियों में, नंबर 3, 100% से ज़्यादा कमी इकोनॉमिक परिसंपत्तियों में। अब ये स्थिति या स्थितियाँ कब आती हैं? नंबर 1, निरंतर या नियमित इकोनॉमिक परिसंपत्तियों के उपभोग से बशर्ते उत्पादन शून्य हो। नंबर 2, अचानक प्राकृतिक या मानवीय या बाजारगत घटनाक्रम के कारण। नंबर 3, हमारी गलतियों के कारण या हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण जो हम इकोनॉमिक परिसंपत्तियों के संदर्भ में करते हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक परिसंपत्तियों में वृद्धि न करने के कारण या न कर पाने के कारण हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में इकोनॉमिक शॉर्टेज, इकोनॉमिक क्राइसिस व इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट आता है। अब जो उत्पादक हैं, जो इकोनॉमिक परिसंपत्तियों का उत्पादन कर रहा है, इकोनॉमिक परिसंपत्तियों से या गैर इकोनॉमिक परिसंपत्तियों से, उसके लिए इकोनॉमिक शॉर्टेज, क्राइसिस या डिफ़ॉल्ट समस्या नहीं बनते हैं या कम से कम परमानेंट नहीं ही बन पाते हैं। उसका कंजप्शन नियंत्रित होता है, प्रोडक्शन से हमेशा कम होता है, उसका कंजप्शन प्रोडक्शन से हमेशा कम होता है। परंतु फिर भी यदि आ ही जाए तो वह इकोनॉमिक परिसंपत्तियों की वृद्धि के फास्ट व सुपर फास्ट व कंटिन्यू तरीके जानता है और शीघ्र ही उस स्थिति से बाहर निकल आता है। परंतु जो उपभोक्ता हैं, अनुत्पादक हैं, वह उनके लिए इस आने वाले इकोनॉमिक शॉर्टेज, क्राइसिस व डिफ़ॉल्ट से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तब और भी मुश्किल हो जाता है जब इकोनॉमिक सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरे, वो जिन्होंने खुद को एडजस्ट किया हुआ है,
उनकी दशा स्थिति कंडीशन या इकोनॉमिक शॉर्टेज क्राइसिस और डिफ़ॉल्ट और भी दशा स्थिति कंडीशन खराब कर देता है, जो बाई चांस ही निकल पाता है। यहाँ पर यह भी बात कही जा सकती है कि जिसकी जैसी ये जितनी इकोनॉमिक स्थिति कंडीशन या दशा होती है या जिसकी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट पोजीशन व बिजनेस वैल्यू होती है, उसी के अनुसार उसकी लाइफ में, इकोनॉमिक सेक्टर में, बिजनेस में, इनकम या इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमिक शॉर्टेज, क्राइसिस व डिफ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है कि उसकी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, दुकान की इकोनॉमिक शॉर्टेज, क्राइसिस, डिफ़ॉल्ट झेलने की क्षमता या योग्यता कितनी है या कितनी विकसित की है या कितना तैयार है या कितना रिजर्व है। अब बात आती है कि बिजनेस में लाइफ होता है नहीं, बिजनेस में लाइफ तो होता ही नहीं है। फिर क्या होता है? टाइम होता है। टाइम नंबर 1 टोटल टाइम, नंबर 2 टोटल टाइम, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम या फिर फ्यूचर टाइम, तथा एक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, इफेक्टिविटी होती है, जिससे जन्म होती है इकोनॉमिक प्रॉफिट या इनकम, या फिर जन्म हो सकती है या डेवलप हो सकती है या फिर आ सकती है अचानक या धीरे धीरे इकोनॉमिक शॉर्टेज, क्राइसिस या डिफ़ॉल्ट। एक बिजनेस के रूप में हमारा या हमारे बिजनेस का या हमारे बिजनेस यूनिट का प्रत्येक एक्शन या एक्टिविटी, चाहे वह बड़ा हो, प्रभावित करता है या जनरेट करता है इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक शॉर्टेज, क्राइसिस या डिफ़ॉल्ट। इस प्रकार से प्रत्येक बिजनेस में 3 कंडीशन होती हैं। प्रत्येक समय में उत्पादन कंडीशन, उपभोग कंडीशन तथा एडजस्टमेंट कंडीशन। अब उत्पादन में 2 पॉलिसी हो सकती हैं, कम लगाओ, कम रिस्क लो, कम पैदा करो, या कम कमाओ। दूसरा, ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा रिस्क लो, बहुत ज़्यादा पैदा करो। स्पेशल कंडीशन यह हो सकती है कि सबसे कम लगाओ, सबसे ज़्यादा पैदा करो, सबसे ज़्यादा लगाओ और सबसे ज़्यादा पैदा करो, या कम लगाकर बहुत ज़्यादा पैदा करो। इसे हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड बिजनेस। उपभोग में या तो अपनी या अपने बिजनेस से या उसके इकोनॉमिक परिसंपत्तियों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करें या ऐश करे, मौज करे या लग्जरी लाइफ जिए। एडजस्टमेंट में कम से कम में जीना, कम से कम आवश्यकताएं पूरी करना, कम में बिजनेस करना या चलाना, तीनों स्थितियाँ टाइम काटने वाली व गलत है। शीघ्र इनसे बाहर आना चाहिए या लाना चाहिए, वरना ये सभी इकोनॉमिक शॉर्टेज, क्राइसिस व इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट को जन्म देती तो है ही, परंतु जो मेन चीज़ है वह है बिजनेस शॉर्टेज, क्राइसिस व डिफ़ॉल्ट को न केवल जन्म देती हैं बल्कि उसे विकसित भी कर देती हैं। यहाँ पर बिजनेस से हमारा तात्पर्य प्रोडक्शन, सप्लाई व सेल्स, इन तीनों का सम्मिलित रूप बिजनेस है, जिसकी शॉर्टेज, क्राइसिस व डिफ़ॉल्ट को जन्म देती है। अब प्रत्येक बिजनेस यूनिट उपरोक्त तीनों प्रकार की क्रियाओं को करता है। कोई मुख्य हो सकती है, कोई हेल्पिंग हो सकती हैं। यदि आपने टोटल परिसंपत्तियों का वितरण समान व उचित रूप में न किया तो या तो स्ट्रेंथ या वेल्थ या फिर हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ तीनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे वह यह कि हम केवल उत्पादन पक्ष की ही चर्चा करेंगे। उत्पादक की सुरक्षा उपभोग से की जाती है और उपभोग को जिंदा एडजस्टमेंट से किया जाता है या रखा जाता है। अतः एडजस्टमेंट कास्ट या इन्वेस्टमेंट आपका सबसे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा उपभोग कास्ट या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और सबसे ज़्यादा उत्पादन कास्ट
या उत्पादन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अतः तीनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अतः एडजस्टमेंट में बचत होनी चाहिए, उपभोग में कंट्रोल होना चाहिए और उत्पादन में ट्रायल, ट्रेवल, रीडिंग, सर्च, रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तभी बिजनेस में मूवमेंट हो पाएगा। जब बिजनेस में मूवमेंट होगा तभी वह मार्केट या सोसाइटी में मूवमेंट क्रिएट या जनरेट कर पाएगा। यह जो मूवमेंट मार्केट या सोसाइटी में होगा वह आपके बिजनेस के लिए बिजनेस क्रिएट या जनरेट कर पाएगा। अतः बिजनेस में तो प्रॉब्लम आती ही नहीं, केवल आपको अपने बिजनेस की हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना होता है। जो आप बिजनेस को या यूनिट को डेली खोलते या बंद करते हैं वह तो एक्सरसाइज है बिजनेस की, आपकी दुकान, फर्म, कंपनी या यूनिट की। इससे कार्य का कोई संबंध नहीं है। यह तो जिंदा होने का सबूत है कि आपका बिजनेस, फर्म, कंपनी या यूनिट जिंदा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर सकता है। अब ओपन होने के बाद आप जो भी कार्य करते हैं या आपका बिजनेस या फर्म या कंपनी, यूनिट जो भी कार्य करता है उसे मैं आपका कार्य या आपके बिजनेस, फर्म, यूनिट, कंपनी का कार्य मानता हूँ या उसे बिजनेस, फर्म, कंपनी के कार्य के रूप में परिभाषित करता हूँ। अब कार्य का मात्रक या कार्य मापने की इकाई एक तो लिविंग एक्टिविटी, दूसरी कंजप्शन एक्टिविटी, तीसरी होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसे मापा जा सकता है क्योंकि यह ज़्यादातर दृश्य होती है जो किसी न किसी माध्यम से मापा जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन व प्रोग्रेस के लिए प्रगति मापन व मूल्यांकन आवश्यक है। अब जो कुछ भी लिविंग या कंजप्शन में व्यय होता है उसे हम प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कास्ट मानता हूँ। जो प्रोडक्शन में सीधे या तुरंत तत्काल व्यय होता है उसे हम प्रोडक्शन की डायरेक्ट कास्ट मानता हूँ। इस प्रकार से प्रोडक्शन की टोटल कास्ट बराबर डायरेक्ट कास्ट प्लस इनडायरेक्ट कास्ट। तो इस प्रोडक्शन का लाभ भी दो प्रकार का मानता हूँ। नंबर 1 डायरेक्ट बेनिफिट, जो ज़्यादातर इकोनॉमिक या सेल्स के रूप में होता है। नंबर 2 इनडायरेक्ट बेनिफिट, जिसके लाभ अपरिभाषित होते हैं। अक्सर करके ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस, फर्म, यूनिट, प्रोडक्ट, सर्विस के लिए मूड, माहौल में उससे उद्दीप्त करने में उद्दीपक या उत्तेजक का कार्य करते हैं। व्यक्ति में, मार्केट में या सोसाइटी में इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट, रीडिंग, सर्च और रिसर्च भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में होती है। अर्थात डायरेक्ट रीडिंग, डायरेक्ट सर्च, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट रीडिंग, डायरेक्ट सर्च, डायरेक्ट रिसर्च व डायरेक्ट व इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट रीडिंग, इनडायरेक्ट सर्च व इनडायरेक्ट रिसर्च होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहने को बिजनेस है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहने को बिजनेस है एक शब्द या एक वर्क है या एक कार्य है, परंतु यहाँ पर बिजनेस की पूरी फैमिली है, कुटुंबा है, खानदान है, रिश्तेदारी भी है। जब ये सब है तो इनके अर्थात बिजनेस के दुश्मन भी होंगे, परंतु बिजनेस के दुश्मन, इस पर हम चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।